तो दोस्तों, जो किसान भाई इस दिसंबर माह में अगेती सब्जियां लगाकर जोरदार प्रॉफिट अगर लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली तरबूज की अगेती खेती के बारे में। अगर आप इस दिसंबर माह में तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो यकीनन 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आप तरबूज की फसल से ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई गई तरबूज का उत्पादन भी काफी शानदार निकल के आता है। यानी कि दिसंबर माह में जो तरबूज लगाया जाता है, बाकी सीजन में लगाए जाने वाले तरबूज से सबसे ज्यादा उत्पादन इसी समय पे तरबूज लगाने पे मिलता है, और सबसे ज्यादा मंडी भाव भी आपको दिसंबर में लगाए गए तरबूज के ही मिलते हैं। यानी कि लगभग 18 रुपए से लेकर और 20-22 रुपए तक के मंडी भाव आपको तरबूज की फसल से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप तरबूज की खेती अगर सही तरीके से करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही खाद उर्वरकों का सिलेक्शन करते हैं, तो तरबूज की फसल आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में तरबूज की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। तरबूज की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, और तरबूज की बुआई से पहले डाले जाने वाले सभी खाद उर्वरकों के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिससे तरबूज की फसल से ज्यादा हम उत्पादन निकाल सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जो किसान भाई इस समय पे तरबूज की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस पूरे दिसंबर माह में आप कभी भी जो है अगेती तरबूज की बुआई कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद में 10 जनवरी तक आप जो है तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं। 10 जनवरी तक आराम से आप तरबूज लगा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई 10 जनवरी के बाद में लो टनल से इसकी खेती करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वो समय थोड़ा सा लेट है, क्योंकि उसके बाद में समय जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता है, और उसके बाद में जो तरबूज के भाव हैं वो भी डाउन आने शुरू हो जाते हैं, और समय भी काफ़ी कम बचता है। यानी कि 25-26 जनवरी के बाद में तो हम वैसे भी तरबूज की जो है ओपन फील्ड में, यानी कि बिना क्रॉप कवर के भी तरबूज लगा सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के लिए अगर आप क्रॉप कवर का खर्चा कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं ये सही नहीं है। तो इसकी अगेती खेती करने का जो सही समय बचा है आपके पास, वो है 10 जनवरी तक आप जो है तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर अब तरबूज की बुआई जितनी जल्दी करेंगे, उतने ही आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। अगर आपके पास जमीन खाली है, तैयारियां अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अभी आप जितना जल्दी करके तरबूज लगाएंगे उतना ही आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो अभी आपके पास बिल्कुल सही समय है। वैसे तो आप 10 जनवरी तक लगा सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो आप इस समय पे तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे जो किसान भाई तरबूज की अगेती खेती करना चाहें, उनके लिए एक सावधानी काफी ज्यादा आपको रखनी है। तरबूज की फसल को सर्दी या पाले से आपको बचाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्रॉप कवर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाते हैं जनवरी के पहले सप्ताह या मध्य तक, और उसके बाद में पाले वगैरह भी गिरने शुरू हो जाते हैं। तो पाले से आपको अपनी फसल को बचाना पड़ेगा। इसके लिए जो फैब्रिक का क्रॉप कवर आता है वो भी आप लगा सकते हैं, और जो प्लास्टिक का क्रॉप कवर आता है वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन क्रॉप कवर आपको लगाना पड़ेगा। समय समय पे जब पाले वगैरह गिर रहे होंगे, उस समय पे ताजे पानी से समय समय पे आपको सिंचाई करते रहना है। उसके बाद में तरबूज की फसल आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी और अच्छा उत्पादन आपको देके जाएगी। जो किसान भाई क्रॉप कवर में तरबूज की अगेती खेती नवंबर और दिसंबर माह में करते हैं, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा मिलता है। आपकी फसलें रोग मुक्त भी रहेंगी, स्प्रे भी आपको काफी कम करने पड़ेंगे, और उत्पादन भी आपका काफी शानदार निकल के आएगा। क्योंकि नवंबर और दिसंबर माह में जब तरबूज की अगर हम अगेती खेती करते हैं, तो लगभग जब तक आपकी तरबूज की फसलें फल फ्लोरिंग की अवस्था में नहीं आती हैं, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपकी जो तरबूज की फसल है वो क्रॉप कवर के अंदर रहती है। और जब तक आपकी फसलें क्रॉप कवर के अंदर रहती है, तब तक उनमें किसी भी तरह की रोग बीमारियां नहीं आती है, किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप उनमें नहीं होता है। हालांकि जैसे ही हम तरबूज की फसल से क्रॉप कवर हटाते हैं,
हैं या किसी भी फसल से जब क्रॉप कवर हटता है उसके बाद में जरूर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। और जो जिन फसलों को क्रॉप कवर के बिना हम लगाते हैं उन फसलों में शुरुआती दिनों से ही हमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में आपको ये स्प्रे वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे। जब तक आपकी फसलें क्रॉप कवर के अंदर रहेंगी तब तक आपको उनमें किसी भी तरह के जो है इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो क्रॉप कवर से यह भी अच्छा फायदा है अगेती तरबूज लगाने से, यानी कि रस चूसने वाले कीटों के लिए और अन्य बीमारियों के लिए आपको स्प्रे भी कम से कम करने पड़ेंगे और अगेती तरबूज का उत्पादन भी काफी शानदार निकल के आता है। क्योंकि उसके बाद भी जब आप क्रॉप कवर हटा दोगे उसके बाद भी वो जो समय होता है वो तरबूज की फसल के लिए एकदम अनुकूल होता है और उस समय पे रस चूसने वाले कीट या अन्य रोगों का अटैक जो है वो काफी कम आपको अपनी फसलों में देखने को मिलता है। इसके चलते उसके बाद भी आपको कम से कम स्प्रे लेने पड़ेंगे और फल फूल भी उस समय पे आपकी फसलों में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगेती तरबूज की फसल का उत्पादन जो होता है वो पछेती तरबूज की फसल के मुकाबले कहीं ज्यादा निकल के आता है और मंडी भाव भी आपको अगेती तरबूज के ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो आप अगर कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं तो इस समय पे तरबूज की फसल का चुनाव कर सकते हैं। लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से लगाना है और कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा तरबूज की 5 से 6 टॉप वैरायटियों के बारे में। वैसे तो मैंने तरबूज की टॉप वैरायटियों का सेपरेटली एक वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं क्योंकि काफी जो नए किसान वीडियो पे आते हैं वो पूछते रहते हैं कमेंट करके कि तरबूज की वैरायटियों के बारे में नहीं बताया। तो यहां पर मैं आपको तरबूज की 5 से 6 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जिनको लगाकर मैंने काफी अच्छा उत्पादन लिया और काफी बार उन वैरायटियों का मैं सिलेक्शन कर चुका हूं, यानी कि अपने अनुभव के हिसाब से उन वैरायटियों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो नंबर 1 पर आप यहां पर काम में ले सकते हैं जो क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसको मैंने 2 से 3 बार लगाया है। काफी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी ने मुझे दिया है। तरबूज के फल का वजन भी काफी अच्छा आता है और तरबूज की जो क्वालिटी आती है वो भी काफी शानदार आती है, यानी कि मार्केट डिमांड इस तरबूज की काफी अच्छी खासी बनी रहती है इसके फल की। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। निसंकोच इस तरबूज को आप लगा सकते हैं चाहे आप किसी भी एरिया में हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर सेमिनस की माधव वैरायटी आती है, इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का सिलेक्शन पिछले 5 सालों से मैं लगातार कर रहा हूं, 5 से 6 सालों से। तो हर बार मैं इस वैरायटी का सिलेक्शन करता हूं। इस वैरायटी का उत्पादन भी काफी शानदार निकल के आता है, फल की साइज भी काफी अच्छी आती है और इसके फल की क्वालिटी जो है वो काफी शानदार आती है, यानी कि मार्केट वैल्यू बाकी वैरायटियों से इस वैरायटी की आपको सबसे अच्छी मिलेगी। तो सेमिनस के माधव का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट ईयर इस सेमिनस ने एक वैरायटी और निकाली थी, लास्ट ईयर ही निकाला था और लास्ट ईयर मैंने इस वैरायटी का सिलेक्शन भी किया था। सेमिनस की खास वैरायटी के नाम से है ये, तो यानी कि सेमिनस की खास वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसको लास्ट ईयर मैंने पहली बार लगाया था और पहली बार में ही इस वैरायटी ने काफी अच्छा उत्पादन हमें दिया था। तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आपको अपने एरिया में ये मिल जाती है। दोनों वैरायटियों का आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है धानिया कंपनी की मधुरस वैरायटी। ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के फल का वजन आपको काफी शानदार मिलेगा, फल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन अपने आप अच्छा मिल जाएगा अगर फल का वजन अच्छा होगा तो। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सागर कंपनी की सागर किंग वैरायटी। अगर आपको अपने एरिया में मिल जाए तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको भी मैंने काफी बार लगाया है, इसका उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। काफी सारी वैरायटियां हैं। इसके बाद में एक जो वैरायटी है वो है श्रीराम कंपनी की कान्हा वैरायटी। इस वैरायटी को 3 बार मैंने लगाया था, तीनों बार में अच्छा उत्पादन निकला था और फल की क्वालिटी इस वैरायटी की भी काफी शानदार है। तो बाकी काफी सारी वैरायटियां मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करें और अगर 1 एकड़ या उससे ज्यादा में अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 वैरायटियों का सिलेक्शन आपको जरूर करना चाहिए। तो जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में इन वैरायटियों में से मिल जाए तो उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं और तरबूज की फसल से एक शानदार उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे तरबूज की बुआई से पहले डाले जाने वाले खाद उर्वरकों के बारे में और यह है सबसे जरूरी टॉपिक। आपका तरबूज का उत्पादन जो है वो पूरा का पूरा इन खाद उर्वरकों पे डिपेंड करता है।
तरबूज की बुआई से पहले अगर आप खाद उर्वरक बताई गई क्वांटिटी में अगर नहीं डालते हैं तो इससे आपका जो तरबूज का उत्पादन है वो काफी ज्यादा डाउन रह जाता है और आपके जो मंडी भाव हैं वो भी काफी ज्यादा डाउन रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कि उत्पादन से मंडी भावों का क्या लेना देना, तो भाई तरबूज की फसल में उत्पादन अगर आपका डाउन रहता है तो मंडी भाव भी आपको डाउन ही मिलते हैं, क्योंकि अगर आपका तरबूज का उत्पादन डाउन रहेगा तो तरबूज के फल की जो साइज है वो भी काफी डाउन रह जाती है। और अगर तरबूज के जिन फलों की साइज डाउन होती है, साइज छोटी होती है, उनके मंडी भाव भी आपको काफी कम मिलते हैं। इसलिए आप बताए गए खाद उर्वरक बताई गई मात्रा में डालेंगे तो तरबूज के फल की साइज भी आपको काफी अच्छी मिलेगी, जिससे आपको मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले कल्टीवेशन से पहले 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद तरबूज की बुआई से पहले डालना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी फसलों में इस खाद को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो, और गोबर की खाद अगर लास्ट ईयर या पिछली सीजन में अगर आप डाली है तो नई फसल में डालना उतना ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है। लेकिन तरबूज की बुआई से पहले अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में बताई गई क्वांटिटी में अगर नहीं डालते हैं तो आपकी तरबूज की फसल का उत्पादन काफी हद तक डाउन रह सकता है। तो 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं, यानी कि मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है, जमीन को एकदम समतल बना लेना है, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज है वो आपको डालना है। यहां पर आप जो है 40 से 50 केजी डीएपी काम में ले सकते हैं, 60 से 70 केजी एसएसपी काम में लेना है, और 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको काम में लेना है, और 25 केजी यूरिया खाद आपको काम में लेना है। इन सभी खाद उर्वरकों को मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में बिखेर दें, या बेड बनाते समय बेड के अंदर भी आप डाल सकते हैं। यह खाद उर्वरक डालने के बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। तो तरबूज की बुआई से पहले 6-6 फीट की दूरी पर या 5-5 फीट की दूरी पर आप जो है बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू कर सकते हैं, यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 5 से 6 फीट आप रख सकते हैं। और उसके बाद में प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस आपको रखना है वो रखना है 1-1 फुट का, यानी कि प्लांट से प्लांट आपको 1 फीट की दूरी रखनी है, और लाइन से लाइन का जो दूरी है वो आपको 5 से 6 फीट रखनी है। दोस्तों, बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। तो दिसंबर, जनवरी और नवंबर माह में अगर आप तरबूज की बुआई कर रहे हैं तो आपको यहां पर 25 माइक्रोन की ओरिजिनल प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में सिंगल लाइन में आपको सीड शोविंग करनी है अपने तरबूज के बीजों की, यानी कि 1-1 फीट की दूरी पे आप बीजों की बुआई करें। और उसके बाद में जिस दिन आप अपने तरबूज के बीजों की बुआई करें उसी दिन आपको अपने बीजों को क्रॉप कवर से कवर कर देना है। काफी किसान भाई कमेंट करके भी पूछते रहते हैं, या कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज अपने बीजों की बुआई की और उसके 5-6 दिन बाद में या सोचते रहते हैं कि जब जर्मिनेशन होगा तब हम क्रॉप कवर लगाएंगे। तो ऐसे में आपके बीजों का जर्मिनेशन रुक भी सकता है और आपके बीज जो है वो खराब भी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो इससे आपके तरबूज के बीजों के जमाव में समय भी लग सकता है। तो यहां पर जिस दिन आप अपने बीजों की बुआई करें उसी दिन क्रॉप कवर से आपको उनको कवर कर देना है। समय समय पर एक सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और 4-5 दिन के अंतराल से हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। और जब पाले गिरने का समय शुरू हो, जब आपको ऐसा लगे कि अब पाले गिरने शुरू होने वाले हैं, उस दिन आप जो है डेली भी सिंचाई कर सकते हैं। ताजा पानी से 1-1 घंटे जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सिंचाई करते रहें, ताकि आपकी तरबूज की फसल में पाले का प्रकोप जो है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, ज्यादा पाले गिरने की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब डाउन हो जाते हैं तब आपकी क्रॉप कवर के अंदर भी फसल का कुछ हद तक नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि अब पाले गिरने वाले हैं तब आप जो है सिंचाई समय समय पे करते रहें। सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए। ताजे पानी की अगर आप सिंचाई करेंगे, जैसे आज आपने जो है ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई कर दी, अगले दिन अगर पाले गिर भी गए तो काफी हद तक आपकी फसल जो है वो बच सकती है। तो इन मुख्य चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपका क्रॉप कवर हट जाएगा, और उसके बाद में मार्च के पहले सप्ताह तक या फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको तरबूज की फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय पे तरबूज के आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, काफी अच्छा आपको तरबूज की फसल से उत्पादन मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।